बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने अपनी दुआओं में याद रखा। अल्लाह का शुक्र है, तबीयत काफ़ी बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। बाकी आज वीकेंड की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट के हवाले से ये वीक क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कुछ रिज़ल्ट्स हैं स्टॉक्स के जो हम डिस्कस भी करते रहते हैं। तो रिज़ल्ट से पहले जो गेन ऑलरेडी आ चुका है और फर्दर क्या उसमें मज़ीद चांसेस हैं गेन के, और उसमें हमारी स्ट्रेटजी करनी चाहिए। क्या हमने रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले एग्ज़िट लेना है या उसका रिज़ल्ट का वेट करना है और फिर आगे फर्दर स्ट्रेटजी जो सी क्या होनी चाहिए। एक तो ये कुछ स्टॉक्स जिन्होंने रिसेंटली जो है अच्छे पे आउट अनाउंस किए, रिज़ल्ट्स भी आ गए उनके, अब उनकी एक्स डेट करीब है, तो उनमें क्या स्टिल कोई चांस है ऐसा कि उनमें एक गेन मिल सकता है, और क्या अभी भी एंट्री बनती है, या जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। प्लस ओवरऑल एक टेक्नोलॉजी सेक्टर, आपको पता है ऑयल एंड गैस सेक्टर जिनको हम साथ साथ डिस्कस करते हैं उनकी चीज़ें, और सीमेंट सेक्टर स्पेसिफ़िकली के जिसकी सेल्स भी डाउन हो रही थी और फ्यूचर काफ़ी जो सा वो अनसर्टन नज़र आ रहा था। लेकिन ये जो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, जो एक डिज़ास्टर आया फ्लड की शक्ल में, तो उसकी वजह से जो आने वाले दिनों में एक रिहैबिलिटेशन और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, तो उससे सीमेंट की सेल्स को एक जो बूस्ट मिल सकता है। तो उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि सीमेंट के स्टॉक्स में भी और स्टील में भी एक थोड़ी सी मूवमेंट इस वीक में आई है। तो फर्दर उसमें क्या हमें फ्यूचर नज़र आ सकता है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मार्केट की तरफ आते हैं। मार्केट में देखें अब एक आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है। 100-200 पॉइंट प्लस एक दफ़ा क्लोज़ होगी मार्केट, और नेक्स्ट डे वही 100-200 माइनस नेगेटिव क्लोजिंग। होल ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखें तो अप एंड डाउन चलता रहता है। वॉल्यूम थोड़े से श्रिंक हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इस पूरे सिनेरियो में बेसिकली चीज़ें ये है कि एक न्यूज़ आती हैं, उसके बाद न्यूज़ का फ़्लो आया, वो न्यूज़ आ गई। प्रैक्टिकली भी आपने देखा IMF वगैरह की वो जो इंस्टॉलमेंट है वो चीज़ें आ गई। अब फर्दर मार्केट अब वेट कर रही है कि चीज़ें आप देखें तो ज़्यादातर स्टेटस को में आ चुकी हैं। तो अब एक फर्दर पॉलिटिकल साइड पे क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, वो थोड़ा सा मार्केट के ऊपर अपना एक जिसे कहते हैं अनसर्टनिटी रखे हुए हैं। इकोनॉमिक साइड पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको पता है। आल्दो के IMF की जो सी है इंस्टॉलमेंट वो भी रिलीज़ होगी। फर्दर भी आने वाले दिनों में होपफुली जो सी है फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें आ जाएगी। लेकिन ये फ्लड की वजह से भी जो हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ वो बहुत ह्यूज है। तो ये तमाम चीज़ें अब मार्केट में कोई एकदम जिसे कहते हैं ना आप के बहुत बड़ी रिकवरी या एक बुलिश ट्रेंड, डेफिनेटली उसको थोड़ा सा वो रोके हुए हैं। एट द सेम टाइम कोई ऐसी बुरी न्यूज़ पॉलिटिकल साइड पे भी नहीं, और इवन ये फ्लड का जो इतना बड़ा इफेक्ट है इसकी वजह से मार्केट ने कोई क्रैश की सिचुएशन में भी नहीं गई। सो ऐसी पूरी सिचुएशन में स्ट्रेटजी जो सी है वो बेहतरीन यही होती है कि एक तो पूरे होल वॉलेटाइल सेशन में ही मैं कब से कह रहा हूँ कि एक तो लेवरेज पे बिल्कुल बाय ना करें, एक हाई साइड पे बाय नहीं करना। और दूसरा ये है कि अपने जो स्टॉक्स आपने रखे हो अगर वो फंडामेंटली ठीक है और उनमें किसी किस्म का डिप आता है, तो ये ऐसे ही है कि अगर एक स्टॉक अटक रिफाइनरी, आपको याद होगा एक ज़माने में जब कोविड आया था तो ये आई थिंक 70 से भी नीचे चला गया था। तो अगर देखें स्टॉक अच्छा है, उसके फंडामेंटल्स ठीक है, किसी न्यूज़ की वजह से, किसी एक इस तरह की सिचुएशन की वजह से वो नीचे चला गया है, तो उसके बावजूद देखें कि जब वो रिकवरी है तो आज अटक रिफाइनरी कहाँ खड़ा है, और ये 200 भी क्रॉस कर गया था। इस तरह नेशनल रिफाइनरी बहुत से स्टॉक्स हैं, और वो तो एक खैर कोविड तो एक बिल्कुल अनयूजुअल चीज़ थी। उसके अलावा ये जो पॉलिटिकल साइड पे पाकिस्तान में और इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें चलती रहती है, उसमें अगर एक अच्छा स्टॉक नीचे आता है तो उसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें वहाँ पे एवरेज करें तो ही आप उस स्ट्रेटजी के साथ कुछ अर्न कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा स्टॉक हाई साइड पे जाके 20-25-30% ऊपर बाय करेंगे और वही स्टॉक जब नीचे मिलेगा तो एक अच्छी चीज़ आपको सस्ती मिल रही है और आप उसमें पैनिक में आकर उसमें से निकल जाएंगे, बजाय इसके कोई और बाय कर लें उसको, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप चीज़ों में रिकवर भी कर सकें और एक अच्छा प्रॉफिट भी कर सकें। सो अच्छे स्टॉक में अपनी जो स्ट्रेटजी वो यही रखें कि अगर वो डिप पे आते हैं किसी वजह से, किसी न्यूज़ की वजह से, तो वहाँ पे एवरेज करना सीखें, तो आप
इस तरह अच्छा गेन कर सके। हाँ, पेनी स्टॉक में ये पॉलिसी जो सी है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि पेनी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, रिजल्ट्स उनकी ईपीएस कोई ख़ास नहीं होती, वो किसी न्यूज़ के ऊपर हमेशा मूव करते हैं। वो न्यूज़ पे अगर राइट टाइम पे आप एंट्री ले लें तो ठीक है, अदरवाइज़ उसमें अगर आप एक हैवी क्वांटिटी लेके और ऊपर वो भी हाई साइड पे बैठ जाएंगे और नीचे एवरेज भी करेंगे तो इतना ख़ास कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अच्छे स्टॉक्स में हमेशा एंट्री लें, अच्छे लेवल पे एंट्री लें, और उसके बावजूद अगर किसी लेवल पे वो किसी वजह से डिप आता है तो वहाँ पे उसको एवरेज करना सीखें, तो फिर इंशाल्लाह ताला मार्केट में आप इन एनी सिचुएशन अपने आप को सेव भी कर लेंगे और अच्छी रिकवरी भी ले लेंगे और टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करके प्रॉफिट भी सिक्योर कर लेंगे। तो बाकी इस वीक के लिए भी इंशाल्लाह ताला वही है। अब आने वाले दिनों में जो आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स रहते हैं, इसी तरह ऑयल एंड गैस में, इसी तरह फूड सेक्टर में, और सीमेंट स्टील में और डिफरेंट सेक्टर्स में जो रिजल्ट्स रहते हैं वो मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको पता है कि वो सितंबर में ही आने हैं। तो मींस के उनकी जो अनाउंसमेंट्स हैं डेट की, वो तो आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। डिफरेंट स्टॉक्स की अनाउंसमेंट आ जाएंगी कि किस डेट को इनके रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है, तो वो एक मूवमेंट आप उन स्टॉक्स में फिर अकॉर्डिंगली देखेंगे और वो चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सो टारगेट हमारा ये है कि इस मंथ में जितना मैक्सिमम गेन हो सकता है स्टॉक्स में वहाँ पे हम करें, एट द सेम टाइम अपनी पॉलिसी वही स्टॉप लॉस की रख के, ताकि किसी किस्म की भी डिप में हम पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट ले सकें। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे, अपने स्टॉक्स को फोकस करें, मार्केट के बारे में पैनिक की सिचुएशन नहीं है, एहतियात के साथ प्ले करें, हाई साइड पे बाय ना करें, और अच्छे स्टॉक्स अगर डिप पे आते हैं उनको एवरेज करें, तो इंशाल्लाह ताला आप साथ साथ एक अच्छा गेन करते जाएंगे। दूसरा सीमेंट स्टॉक्स के हवाले से स्पेसिफिकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आईटी, ऑयल एंड गैस, फूड और दूसरे स्टॉक्स को तो हम डिस्कस करते रहते हैं। सीमेंट के हवाले से अगर देखें तो उनकी सेल्स काफ़ी ड्रॉप हुई, फ्यूचर भी कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्टॉप थी। आपको पता है एमनेस्टी स्कीम जो सी थी रियल एस्टेट सेक्टर पे, वो भी ख़त्म थी। आगे जो इस वक्त हमारी फाइनेंशियल सूरत हाल चल रही थी उसमें कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी हम अनाउंस नहीं कर पा रहे थे। उसमें ये फ्लड का एक डिज़ास्टर आया, अनफॉर्चुनेट था बहुत, और उसमें जो भी जानी नुकसान हुआ उसका तो खैर कोई निमुल बदल ही नहीं है। उसके अलावा फाइनेंशियल लॉस भी बहुत हुआ। आपको पता है बहुत ज़्यादा जो सा है इस वक्त सिचुएशन ख़राब है। बट उसमें एक चीज़ सीमेंट और स्टील के हवाले से ख़ास तौर पे ये चीज़ जो से उनके बेनिफिट में जा रही है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सारा रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, जो इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली उसके लिए फिर सीमेंट की जो सेल्स हैं वो डेफिनेटली अपसाइड पे जाएंगी। उसी वजह से आपने देखा कि एक इस परसेप्शन के ऊपर एक आपने लास्ट वीक में एक थोड़ी सी मूवमेंट देखी होगी सीमेंट के स्टॉक्स में। बट इसमें देखें दो चीज़ें, एक तो होता है कि एक आपको फ्यूचर में एक फोरकास्ट हो रही है कि यार ये चीज़ होगी और उसकी बेस पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है। फिर एक होता है जब प्रैक्टिकली चीज़ें हो तो वो उसमें टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि सीमेंट कोई आने वाले एक माह में दोबारा प्राइसें अपनी वापस जो सी है वो जो लेवल्स थे वहाँ पे चली जाएंगी जहाँ से उन्होंने ड्रॉप किया था। रीज़न बीइंग कि अभी रिज़ल्ट्स इनके अच्छे नहीं आ रहे, अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट्स आएंगे वो भी अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो तमाम ड्रॉप आ रहा है इसका इफ़ेक्ट अभी नेक्स्ट क्वार्टर के जो 30 सितंबर को क्लोजिंग आएगी उसके बाद वो उस क्वार्टर के रिज़ल्ट्स में वो शो होगा। जब ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और चीज़ें स्टार्ट होंगी तो देन एक मोमेंटम बनेगा। सो जिसने भी सीमेंट स्टॉक्स को अगर फोकस करना है इन रेट्स पे, तो रेट्स अभी भी अच्छे हैं, वो फोकस कर सकता है, और लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं है कि वो आज एक स्टॉक ले और उसके बाद उसमें थोड़ा सा डिप आए आने वाले दिनों में तो वो फिर कहे कि यार ये क्या, अगर वहाँ से पैनिक में फिर एग्ज़िट ले ले। सो थोड़ा सा डिप का वेट करें, जो सीमेंट के स्टॉक्स अभी भी अपने लो के पास हैं सिर्फ उनमें एंट्री लें। प्लस इसमें ये देखें कि जिन जगहों पे फ्लड आया है उससे करीब कौन कौन सी सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, तो उनको डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो उनमें थोड़ा सा फोकस करें। और प्लस जो स्टिल मैं कह रहा हूँ कि जो अभी भी अपने लो रेट के पास हैं, जिनमें ज़्यादा रिकवरी नहीं आई, तो वहाँ पर एंट्री लें, तो इंशाल्लाह ताला फिर उसमें जो सा वो एक गेन कर सकते हैं। और अगर हाई साइड पे आपने बाय किया हुआ है और स्टक है तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा जी, ये तो था कुछ थोड़ा सा मार्केट के हवाले से और सीमेंट सेक्टर के हवाले से। अब थोड़ा सा उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनके तो इस वीक में रिज़ल्ट हैं, या वो इस वीक में एक्स होंगे।
तो उनमें एक फ़र्दर मूवमेंट बन सकती है। तो जिन दोस्तों के पास उनकी होल्डिंग है या जो एंट्री लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या फ़र्दर स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाएं जी नेशनल फूड्स। नेशनल फूड्स का 8 सितंबर को रिज़ल्ट है। इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था स्पेसिफिकली कि इसका स्टॉप लॉस जो है वो आपने इस वक्त 150 पर रख के इसको होल्ड करना है। अभी जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 161 है, तो इस वक्त अब इसका जो स्टॉप लॉस है इसको आप ले जाएं 155 पे और होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट से पहले फ़र्दर मूवमेंट और फर्दर अपसाइड इसमें एक्सपेक्टेड है। प्लस हिस्टोरिकली अगर देखें तो ये 20 to 25% का बोनस जो है वो ज़रूर देता है। सो उम्मीद है कि इस दफ़ा भी अच्छे रिज़ल्ट के साथ एक अच्छा पे आउट होगा और अगर वो आता है तो दैन फर्दर भी इसको होल्ड किया जा सकता है। बट जिस दिन रिज़ल्ट होगा तो डेफिनेटली उस दिन एक जो थोड़ी सी मूवमेंट रहती है उसको अवॉइड करने के लिए हम वहाँ पर क्या रेट है और कौन सा स्टॉप लॉस हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा वो हम इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट डेट से पहले इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए 155 का स्टॉप लॉस और इसको होल्ड करें। और माशाल्लाह ऑलरेडी जो हमारा एंट्री लेवल था 142 के आसपास का, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ऑलरेडी जो है हम एक अच्छे प्रॉफिट में है। और स्टॉप लॉस का मकसद सिर्फ ये है कि अगर खुदा न खासा किसी भी वजह से कोई डिप आता है बड़ा तो उसमें हम पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट ले सकें। ऑल्दो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में कोई ऐसा मसला नहीं, इसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। जिन्होंने 142, 143, 140 या 145 पे भी एंट्री ली है तो दे आर वेरी सिक्योर। अच्छा, उसके बाद कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए हुए हैं पे आउट के साथ। उनकी कुछ एक्स डेट हम डिस्कस कर लेते हैं और उससे पहले क्या एंट्री स्टिल बनती है उनमें या जिनके पास है तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाए एटलस बैटरी। एटलस बैटरी ने रिज़ल्ट अनाउंस किया। रिज़ल्ट इतना ख़ास नहीं था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। आपको पता है ऑटो सेक्टर ओवरऑल जो है इस वक्त वो थोड़ा क्राइसिस में है। बट जो पे आउट था वो एक अच्छा पे आउट था जिसमें 125% डिविडेंड और 25% बोनस, जिसकी वजह से ऑलरेडी अगर आपने देखा हो तो इसने मल्टीपल कैप लगाए और एक बड़ी अच्छी रैली जो है ऑलरेडी बना चुका है। तो जिनके पास तो ये ऑलरेडी है और इस उनकी बाइंग जो सी है वो 170 के आसपास 180 या उससे नीचे है तो वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो वो 200 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। तो इसकी जो एक्स डेट है वो 13 सितंबर है मोस्ट प्रोबेबली, यानी जो भी मूवमेंट बनेगी वो आप कह सकते हैं कि इस वीक में एक मूवमेंट बनेगी। और अगर इसको आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेकर चलें तो जो भी कंपनी अगर बोनस देती है और स्पेसिफिकली 25% बोनस अगर आप देखें और 125% डिविडेंड देखें तो जिन्होंने तो इसको 170 या 180 से नीचे बाई किया हुआ तो मेरा ख्याल है कि उनको एक्स करवा के इसका बोनस और डिविडेंड अवेल करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है। जो एंट्री लेवल हैं यानी बिलो 200 के वो अच्छे लेवल्स हैं और जब ये एक्सओ के तकरीबन उन्हीं लेवल्स पे चला जाएगा तो वहाँ से इसमें रिकवरी के चांसेस बेहतर हैं। तो उनके लिए मेरा ख्याल में विन विन सिचुएशन है, उनको तो इसको होल्ड करना चाहिए। हाँ, कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो वो फर्दर डिप अगर आता है तो वहाँ पर एक एंट्री ले सकता है। तो एक एक्स होने से पहले आप इसमें एक फर्दर शॉर्ट टर्म रैली देख सकते हैं। तो वहाँ पे अगर वो छोटी ट्रेड में कोई प्रॉफिट करना चाहता है तो भी कर सकता है। अगर एक्स करके इसका बोनस और डिविडेंड अवेल करना चाहता है तो देन फिर उसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। तो एक तो बोनस और डिविडेंड अवेल करेगा प्लस इसकी जब प्राइस रिकवर करेगी तो वो एक गेन जो है वो इसमें कर सकता है। उसके बाद है जी एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज़ AGIL। अच्छा, इसका जो बोनस इसने अनाउंस किया वो 25% बोनस है। रिज़ल्ट इसका भी कोई इतना ख़ास नहीं था। इसमें बेनिफिट ये है कि ऑलरेडी अगर आप देखें तो अपनी लो प्राइस के पास जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका 3 मंथ लो देखें तो वो तकरीबन जो है वो 121 बनता है और इस वक्त ये 135 के पास है। तो यहाँ पर एक्चुअली और इसकी जो एक्स डेट है अगर आप वो देखें तो वो स्टिल जो सी है अभी तकरीबन 12 अक्टूबर, यानी आप कह सकते हैं कि अभी तकरीबन मोर देन 1 मंथ जो सा हुआ है। तो इस 1 मंथ में अगर आप इसको टारगेट करें तो क्योंकि ऑलरेडी अपनी लो प्राइस के पास है तो इसमें एक मूवमेंट फर्दर बन सकती है। डिप के चांसेस कम है जबकि अपसाइड के चांसेस इसमें अच्छे हैं। एटलीस्ट 150 प्लस को तो आप इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो 25% बोनस है विच इज़ गुड। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें पोटेंशियल है कि ये इजीली आपको अगर मार्केट बेहतर हो तो ये 200 प्लस पे ट्रेड करता हुआ अक्सर
आप अगर पिछला इसका हिस्टोरिकल डाटा निकालें तो आपको नज़र आता होगा। सो एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज़ को आप इन रेट्स पर विद दिस पे आउट आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। अभी भी उन रेट्स पर है जहाँ पे इसकी बाय बनती है, तो इसको आप ज़रूर कंसिडर करें, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद फाइनल वन है जी सर्विस ग्लोबल फुटवेयर SGF। इसने 25% डिविडेंड दिया, छोटा वैल्यू का स्टॉक है। रिज़ल्ट इसका EPS प्रीवियस ईयर से अच्छी EPS आई। सर्विस एंड ग्रुप का एक हिस्सा और ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो इसमें भी पोटेंशियल ये है कि एक तो इसकी आप देखें तो एक्स डेट जो सी वो 6 सितंबर यानी कल का दिन है, जिसमें आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये अपनी लो प्राइस के पास है। जो 1 ईयर लो लगा था इसका वो 37 था, और ये जब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले 39 के आसपास था। और वहाँ से जैसे रिज़ल्ट आया तो इसने फिर एक कैप लगाया और थोड़ी सी एक पॉजिटिव मूवमेंट आई, और अभी इसने जो सी है क्लोजिंग जो सी है वो 42.8 की दी है। सो जिनके पास तो ये है वो होल्ड करें, मेरा ख्याल है। 25% डिविडेंड का मतलब है तकरीबन डायर पे एक्स होकर ये नीचे आएगा, और मेरा ख्याल है कि वो इमीडिएटली प्राइस को रिकवर कर लेगा। सर्विस इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखें थोड़ी मूवमेंट आ रही है, काफ़ी अरसे से वो भी डाउन साइड पे था, तो जैसे उसमें भी मूवमेंट आएगी आने वाले दिनों में, तो सर्विस ग्लोबल फुटवेयर का क्योंकि रिज़ल्ट एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, तो इसके लिए बड़ा इजीली आपको इसको 45 टू 50 का टारगेट उस प्राइस में कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें भी जिन दोस्तों के पास है अगर, तो वो इसको होल्ड करें, एक्स होने दें, डिविडेंड अवेल करें, तो आने वाले दिनों में इसमें फ़र्दर ग्रोथ है। जो एंट्री लेना चाहते हैं तो वो भी इसमें डिप पे कल अगर आपको मिले किसी भी रेट पे तो एंट्री ले सकते हैं। तो थे कुछ स्टॉक्स जिनमें स्पेसिफ़िकली जिन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस कर दी है और पे आउट दे दी है, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसमें एग्री ऑटो इंडस्ट्री स्पेसिफ़िकली अभी उन रेट्स पर है, उसमें क्योंकि तकरीबन 1 माह का टाइम है अभी, तो उसमें एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है। और इसके अलावा नेशनल फूड्स का रिज़ल्ट है 8 सितंबर को, और होपफुली एक अच्छा बोनस एक्सपेक्टेड है, तो उसमें भी अभी फ़र्दर आप मूवमेंट देख सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला वो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, आप ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर को और टेक्नोलॉजी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को। ऑलरेडी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं, जस्ट एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। उसमें हैस्कोल अब आ चुका है 6.5 से नीचे, और यही हमारा टारगेट था कि हमने जो बाइंग करनी है वो 6.5 से नीचे करनी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 6। तो जो दोस्त अब बाई करना चाहते हैं वो हैस्कोल को 6.5 से नीचे जब भी आए वहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 6 का ही रखना है। कुछ इसकी रिहेबिलिटेशन की जो सी है पूरा प्लान एक बन रहा है, उसको डिस्कस भी हो रहा है। तो उम्मीद आने वाले दिनों में अगर तो ये इनकी एनुअल जनरल मीटिंग की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, तो अगर ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलता फिर तो एक अच्छी रैली इसमें देख सकते हैं। उससे पहले भी इसमें अपसाइड मूवमेंट एक आ सकती है, सो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं स्ट्रेटजी के साथ। उसके बाद आ जाएँ पीआरएल अगेन इसको बारहा डिस्कस कर चुका हूँ। सो 18 का स्टॉप लॉस एंड वेट फॉर 20। जब ये 20 को क्रॉस करेगा तो हम 19 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तब तक नेगेटिव मार्केट में मैं वही बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डिप लेता है, पॉजिटिव मार्केट में थोड़ा सा हाई साइड पे जाता है, ना प्रॉपर रैली बना रहा है, ना बहुत बड़ा कोई डिप ले रहा है। सो इसलिए यहाँ पर आप भी 18 के स्टॉप लॉस के साथ जो है इसको होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में रिफाइनरी सेक्टर की एक्स डेट्स आ रही हैं करीब, तो आप एक रैली देख सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जनाब आप एच टी एल में अगर आप देखें तो फ्राइडे वाले दिन एक अच्छी मूवमेंट आई। रीज़न यही थी कि अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अरसे से लो साइड पे जो सा वो ट्रेड हो रहा था, और एक छोटी सी प्राइस रेंज में ही मूव कर रहा था। तो अब आने वाले दिनों में इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है, और अगर आप हिस्टोरिकली देखें इसका जो प्रीवियस हर क्वार्टर का रिज़ल्ट पिछले क्वार्टर से और एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर बहुत बेहतर रिज़ल्ट आ रहा है, और यही एक्सपेक्टेशन इस दफ़ा भी है। तो अभी ये 42.39 पे ट्रेड कर रहा है। 40 से नीचे 12 दफ़ा इसको हमने टारगेट किया था फॉर एवरेज, फॉर बाय बैक या बाय के लिए। तो जिन दोस्तों ने लिया हुआ है वो 40 का स्टॉप लॉस रखें, इसको होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला इसी वीक में आपको 45 प्लस जो है इंशाल्लाह ताला नज़र आएगा। तो जब वहाँ पे जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो साथ साथ ट्रेड करते रहेंगे, और इसका भी हमने होल्ड करना है जब तक इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की डेट करीब नहीं आती। तो वहाँ पे फिर हम देख लेंगे कि इसमें फ़र्दर क्या स्ट्रेटजी करनी है।
उसके बाद आ जाएँ जी सिनर्जी। सिनर्जी काफ़ी अरसे से आपको याद होगा कि ये पहले तकरीबन 5 से बिलो ट्रेड कर रहा था, फिर एक इसमें रैली बनी, ये 6 को क्रॉस किया, लेकिन सस्टेन किया, क्लोजिंग हमेशा 6 से नीचे दी। और इसको हमेशा मैं यही कहता रहा हूँ कि जब ये 5 टू 5.5 के दरमियान वो इसका बाइंग रेंज है, उससे ऊपर आपने बाई नहीं करना। तो इसमें जो थोड़ा सा डिप आया है, थोड़ा ज़्यादा डिप एज़ कम्पेयर टू अदर रिफाइनरीज, अगर आप देखें फ्राइडे को और थर्सडे को, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए उसमें पैनिक की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो लोग एवरेज नहीं कर सके, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि वो इस वक्त जो इसकी क्लोजिंग है 5.18 के पास है, तो वहाँ पे वो एवरेज कर सकते हैं। रादर के जब ये 6 के पास गया था वहाँ पर एंट्री लेना नहीं बनता। और यही चीज़ मैं मेंशन करता हूँ कि अगर एक स्टॉक को आपने टारगेट किया हुआ है एक प्राइस रेंज के, अगर सपोज़ जिस तरह सिनर्जी है कि जी 5 टू 5.5 के दरमियान मैंने बाय करना है, और वो ट्रेड कर रहा है 5.7, 5.8, 5.6, तो उसमें यही चीज़ होती है कि पेशेंस आपकी जो सी है वो सिर्फ नेगेटिव मार्केट में नहीं, जब स्टॉक हाई साइड पे हो और वो आपकी बाइंग रेंज में ना आ रहा हो, तो वो भी आपकी पेशेंस का टेस्ट होता है कि आपने फिर उसमें ये नहीं कि आपने हाई साइड पे एंट्री ले लेनी है, आपने वेट करना है। और अगर किसी वजह से वो फिर आपकी प्राइस रेंज में आ रहा है, तो दिस इज़ गुड कि आप जो आपसे एवरेज करना मिस हो गया था या बायबैक करना मिस हो गया था, वो उस प्राइस पे आ गया है और बाकी चीज़ें उसी जगह पे खड़ी हैं। कोई ऐसी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन या कोई और न्यूज़ नहीं है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप वहाँ से उसको एवरेज करें। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ताकि आने वाले दिनों में आप जो आपसे पहले मिस हो गई थी प्राइस, वो उसको अवेल करें और आने दिनों में जब रिकवरी आए तो आप उसमें से टाइमली एग्जिट लें। सो सिनर्जी जिनसे ये प्राइस मिस हो गई थी वो अब इसमें एवरेज कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जिन्होंने हाई साइड पे बाई किया हुआ था। तो जैसे ही रिफाइनरी में मैं बता रहा हूँ कि एक्स डेट से पहले एक थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट आएगी इंशाल्लाह, तो उसमें फिर दोबारा सिनर्जी को एटलीस्ट आप 6 तक तो टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी आईटी सेक्टर हमारा, जिसको हम हमेशा टॉप प्रायोरिटी देते हैं। उसमें से एवेंसियन और सिस्टम का रिज़ल्ट तो आ चुका है। बाकी जो से हैं टीआरजी, नेटसोल और टेली, इनका रिज़ल्ट जो सा है वो अभी रहता है। टीआरजी का बारहा बता चुका हूँ, क्विकली दोबारा बता देता हूँ। इसका स्टॉप लॉस हमने रखा हुआ था 95 से ऊपर था जब, तो मैंने कहा था कि जो क्वांटिटी आपने 80 से नीचे बाई की हुई है या 80 के अराउंड, उसकी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। और अगर आप वो प्रॉफिट टेकिंग जिन्होंने की है वो ऑलरेडी देख लें कि तकरीबन को 6-7 रुपये नीचे मिल रहा है, तो वो दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। अभी के लिए टीआरजी में 90 से नीचे आप एंट्री ले सकते हैं। 87, 88, 89 जहाँ पे भी आपको डिप पे मिले कल, और जैसे ही 90 से ऊपर जाए और ऊपर क्लोजिंग दे, तो अगेन फिर हम अपना स्टॉप लॉस जो है पहले अपनी बाइंग प्राइस पे रखेंगे, और जब ये 95 क्रॉस करेगा तो फिर स्टॉप लॉस को 90 पे ले आएंगे। तो इसका जब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट डेट आएगी और फिर जब रिज़ल्ट अनाउंस होना होगा, तो फिर वहाँ पे इसकी स्ट्रेटजी फर्दर क्या अपसाइड मूवमेंट बनती है वो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सिस्टम का रिज़ल्ट आ चुका है, अच्छा रिज़ल्ट आया था ऑलरेडी। अगर आप देखें तो अब ये 400 को जैसे ही ब्रेक करता है तो इमीडिएटली रिकवर करता है, और इस वक्त एक 400 की एक अच्छी प्राइस जो सी है उसको ये मेंटेन कर रहा है, जो कि ऑलरेडी अगर हमारी एंट्री लेवल्स को देखें तो तकरीबन 70-80 रुपीज़ का तो ईजीली जो है वो गेन बनता है। तो सिस्टम तो लॉन्ग टर्म के लिए है, इसको होल्ड करें। इसका एक्चुअल जो बेनिफिट अभी फर्दर जो है वो आप आने वाले मंथ्स में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद है जी नेटसोल को भी अगर आप देखें तो ये माशाल्लाह अब 100 की प्राइस को मेंटेन कर रहा है। नेगेटिव मार्केट में भी अगर डिप आता भी है तो फ़ौरन रिकवर करके जो है वो 100 से ऊपर की क्लोजिंग नॉर्मली आती है। तो इसका स्टिल वही 98 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। जैसे इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट डेट आएगी और उसके बाद जब रिज़ल्ट अनाउंस करना होगा इसमें, तो उसमें एक फर्दर रैली जो है इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बनेगी। तो नेटसोल अगेन होल्ड। उसके बाद है जी वेंसियन का भी रिज़ल्ट अच्छा रिज़ल्ट आया था। पे आउट नॉर्मली वो दिसंबर क्लोजिंग पे आता है, तो थोड़ा सा एक डिप आया है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेंसियन इज़ अ वेरी गुड स्टॉक अगेन फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। तो इसमें भी आप एक अच्छा कैपिटल गेन भी फर्दर देख सकते हैं, और आगे आने वाले दिनों में आप पे आउट भी जो है इसमें अवेल कर सकते हैं। तो इसकी बेस्ट प्राइस तो वही थी 72, 70 या 70 से बिलो जब ये था। बट जिन्होंने वहाँ पे बाय किया वो उसको होल्ड करें, और जिन्होंने इवन अभी भी अगर बाय करना चाहते हैं और वो उसको होल्ड कर सकते हैं फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो वो इसको बिल्कुल डिप पे बिलो 80, जहाँ पे आपको 76, 74, 75, 78 जितना भी बेहतर प्राइस पे मिले वहाँ पे
एंट्री ले सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आप इसको ईज़िली अगर आप चाहें तो 90 प्लस का टारगेट करके इसमें जो है अपनी होल्डिंग कर सकते हैं। फाइनल वाला है जी टैली। टैली की बाइंग प्राइस 10 to 11 ही है। और उसके बाद इसमें आप देखें तो इसने 12.5 को क्रॉस किया था रिसेंट वीक्स में, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से आस्ता आस्ता डिप लेता हुआ इस वक्त ये तकरीबन अगर आप कह लें तो 11.32 पे इसने क्लोजिंग दी है। सो जिन दोस्तों के पास बाइंग या एवरेज किया हुआ क्वांटिटी पड़ी है 10 to 11 के दरमियान, तो होल्ड करें। इंशाल्लाह इसमें भी आने वाले दिनों में आप गेन देखेंगे। शॉर्ट टर्म आप इसको इजीली 13-14 का टारगेट कर सकते हैं, और अगर फर्दर इसके जो रिज़ल्ट जो कि अच्छा एक्सपेक्टेड है तो इसमें अगर मार्केट की सपोर्ट रही तो ये 17-18 की प्राइस भी आपको इजीली दे सकता है। सो टैली में भी किसी किस्म की वरी की बात नहीं। जिन दोस्तों ने 10 to 11 के दरमियान बाय किया हुआ है या एवरेज किया हुआ है, ये आपको आने वाले दिनों में फर्दर एक रैली दिखा देगा। बट अगेन प्राइस लेवल बाइंग लेवल वही है, हाई साइड पे नहीं कि जब ये 12 क्रॉस करे तो वहाँ पे जाके आप बाय कर लें, तो वो थोड़ा सा फिर रिस्की हो जाता है। तो ये तो थे जी कुछ सेक्टर्स जिनको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, प्लस कुछ स्टॉक्स जिनका एक्स डेट करीब है या जिनकी रिजल्ट अनाउंसमेंट करीब है, उनको थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर जो कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं, या कोई और नया अपॉर्चुनिटी आती है ऐसी जिसमें हमें कोई बेनिफिट हो सकता है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।